हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। अब हम हमने पिछले 5 लेक्चर्स में जो भी नॉलेज गेन की है उन्हीं के बेसिस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि वो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बने वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जैसा हमने देखा था, लास्ट लेक्चर बता देता हूँ, हमने पढ़ा था फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। उसके बाद हमने थोड़ा सा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि थर्मल कंडक्टिविटी कौन से मटेरियल की हाईएस्ट है और किन किन मटेरियल की कुछ वैल्यूज भी हमने देखी थी। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को रेफर नहीं किया है तो हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाइए उनको रेफर करिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, शुरू करते हैं अब अपना सबसे पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन ए जीरोथ, बी फर्स्ट, सी सेकेंड एंड डी थर्ड। तो हमसे पूछा गया है कि जो हीट ट्रांसफर है आपका वो कौन से लॉ के हिसाब से हो रही है। जो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उनमें से कौन से लॉ के हिसाब से हीट ट्रांसफर होती है। तो हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट पुट करता है कि भैया एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एनर्जी फ्लो कर जाएगी, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी। और वो हम कैसे पता लगाते थे, आपके एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स से। ठीक है, तो इसका मतलब आपके डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट किसने रखा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। वही बताता है कि आपकी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए एनर्जी ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, बी माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, सी lattice defects such as dislocation, डी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंट एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, अब यहां पे हमने किसके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मेटल्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो अच्छी कंडक्टर क्यों है हीट की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, हीट की बात कर रहा है। तो हमने जो पढ़ा था कंडक्शन, हमने देखा था गैसेस का, लिक्विड्स का और सॉलिड्स का। उसमें हमने लेक्चर 4 में देखा था किस में ज्यादा होगा और किस में कंडक्शन हीट ट्रांसफर रेट कम होगी, और उनके रीजंस भी देखे थे कि गैसेस में किस तरह से हो रही है और सॉलिड्स में किस तरह से हो रही है। तो अगर आपने वो लेक्चर रेफर किया होगा तो अब तक तो आपने आंसर टिक भी कर दिया होगा। तो आंसर क्या है उसका, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंट एटॉमिक कोलिजन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए क्या है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये आपके नॉन कंडक्टर्स में हो जाएगा। सेकंड को अगर हम लोग देखें कि माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो कहीं होता ही नहीं है न्यूट्रॉन्स का। तीसरा देखें लेटेस्ट डिफेक्ट सच एज डिसलोकेशन, ये भी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द एवरेज थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ वाटर एंड एयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए 5:1, बी 10:1, सी 25:1 और डी 50:1। तो यहां पे हमें क्या पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटीज का रेशियो पूछा है। अब अगर आप लोगों ने लेक्चर रेफर किया होगा तो उसमें हमने लिखी थी कि वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन है वाटर और एयर, तो इसीलिए इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वाटर की अगर आपको याद नहीं है तो वापस से जाइए या रेफर करिए या फिर यहीं पे देख लीजिए, 0.6 वॉट पर मीटर केल्विन है। और अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर की जो कंडक्टिविटी है वो आ जाती है आपकी 0.024। बस दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवीजन करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आएगा 25:1। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वैल्यूज याद नहीं है तो ये थोड़ी सी कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं, उनकी वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, उसमें आप लोग बच नहीं सकते। लेकिन जो मेटल्स हैं उनका आप लोगों को, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उनका बस ऑर्डर ही आप लोगों को जानना है, बाकी कुछ याद रखने की उनकी कंडक्टिविटी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉर्क इज अ गुड इंसुलेटर बिकॉज ऑप्शन ए इट इज फ्लेक्सिबल, बी इट कैन बी पाउडर्ड, सी लो डेंसिटी और डी इट इज पोरस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि कॉर्क क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है। तो अब यहां पे नया वर्ड आया है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर कुछ नहीं है, कंडक्टर का ऑपोजिट है। आप लोगों का कंडक्टर क्या होगा, हीट का अच्छा, जो हीट को पास होने दे आराम से, और इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, जो हीट को पास नहीं होने दे, हीट को पास होने से रोके। तो
कॉर्क जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि कॉर्क जो होता है हमारा वो पोरस होता है। मान लेते हैं ये उस कॉर्क है और ये रहे उसके पोर्स। पोर्स मतलब के छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, इट इज पोरस, इसीलिए ये अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कॉर्क पोरस है तो उसका क्या है कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्यों ज़्यादा हो गई? तो वो इसीलिए है कि ये जो छोटे पोर्स हैं इनमें क्या जाएगी, आपकी एयर भर जाएगी, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगी, एयर। और हमें पता है कि एयर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा 0.024 वाट पर मीटर केल्विन, तो इसीलिए बहुत ही कम है। तो ओवरऑल जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और इसीलिए वो एक अच्छा इंसुलेटर बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी पोरस मटेरियल है, कॉर्क नहीं, आपको हो सकता है पोरस मटेरियल ही दे दे, तो जो भी पोरस मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। और यही अगर मैं बोल दूं कि आपके पास एक डैम्प मटेरियल है, ठीक है, एक नया ही क्वेश्चन हो जाएगा। एक डैम्प मटेरियल है और एक ड्राई मटेरियल है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है डैम्प की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई की। क्यों? डैम्प में आपका मतलब वाटर है, जो आपके पोर्स होंगे उसमें वाटर होगा, और ड्राई का मतलब उसमें एयर होगा। और हमें पता है कि भैया 25 टाइम्स होती है वाटर की कंडक्टिविटी, तो ऑब्वियस ही बात है कि डैम्प मटेरियल की कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका एक तरह से दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? ऑप्शन ए स्टीम, बी सॉलिड आइस, सी मेल्टिंग आइस, एंड डी वाटर। तो हमें क्या पूछा है कि किसकी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, हमें हाईएस्ट पूछा गया है। तो हमें पता है कि सॉलिड्स की कंडक्टिविटी जो होती है इज ग्रेटर देन लिक्विड्स एंड इट इज ग्रेटर देन गैसेस। ये कंडक्टिविटी का हमारा रिलेशन है, ये हमें पता ही होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो वापस से जाइए, आप लोग पढ़िए लेक्चर 4 को, रेफर करिए वहां पे। तो अगर स्टीम की बात करें तो हम बोल सकते हैं वेपर या फिर गैसियस फेज में है। सॉलिड आइस की बात करें तो वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। मेल्टिंग आइस में क्या हो गया, आपकी थोड़ी सी आइस जो है वो वाटर होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और थोड़ी सी सॉलिड होगी। तो इसका मतलब वाटर प्लस सॉलिड आपके दोनों है सी ऑप्शन में, और डी क्या है, वाटर है। सो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन बी क्या है, सॉलिड आइस। क्यों होती है? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो आपके आराम से कोलिजन्स हो जाते हैं एटम के, और अगर मेटल वगैरह है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अ गिवन हीट फ्लो and for the same thickness the temperature drop across the wall will be maximum for, ठीक है। अब यहाँ पे गेट का क्वेश्चन है ये 1996 का। तो हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, तो हम बना लेते हैं अपनी एक वॉल, ठीक है। हमें कितने मटेरियल दिए गए हैं, 4 मटेरियल दिए हैं, तो 4 बार बना लेते हैं, 3 और ये आ गई आपकी 4। अलग अलग मटेरियल है तो वो भी लिख लेते हैं, कॉपर है, ये आपकी स्टील है, इसके बाद ग्लास वूल है, और उसके बाद आपके रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, ठीक है, ये हो गई रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सेम थिकनेस दे दी गई है, ठीक है, इन्हें हम वापस से बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सबकी सेम थिकनेस है, मतलब ये जो विड्थ है आपकी, ये सबकी अगर मान लेते हैं बी है, ठीक है, ये कितनी हो गई, बी, तो सबकी ये थिकनेस सेम है कि नहीं। उसके बाद हमें पता है कि फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन क्या कहता है, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एक्स, यही हमारा था। लिख सकते हैं हम इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे टेम्परेचर ड्रॉप पूछा गया, मतलब क्या है, डेल्टा टी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। डेल्टा एक्स सबके लिए सेम है, तो उसके लिए तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमसे बोला गया है कि फॉर अ गिवन हीट फ्लो, मतलब कि आपको जो हीट ट्रांसफर रेट है और मान लेते हैं हीट फ्लक्स ही सेम है, तो एरिया सबका सेम है। तो इससे हमें पता चलता है कि डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स भी हम हटा सकते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आपके जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डेल्टा टी डिक्रीजेस। या फिर हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीजेस। तो अब इसमें हमें यही करना है, टेम्परेचर ड्रॉप मैक्सिमम पूछा है कि नहीं। अगर मैक्सिमम बात करें
तो हमारे पास मान लेते हैं 2 वॉल है, एक में आपका टेम्परेचर ड्रॉप ये है और दूसरी सेम वॉल है जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप इनिशियल तो आपका सेम मान लेते हैं लेकिन जो फाइनल है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लेते हैं T1, ये आ गया T2, ये अगेन T1 एंड ये T2 डैश। तो देख सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T2 डैश एंड देयरफॉर इसको मान लेते हैं 1 और ये 2। तो डेल्टा T1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन डेल्टा T2। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि टेम्परेचर ड्रॉप किस में हमारा ज़्यादा होगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो कॉपर की मेटल है सबसे ज़्यादा होती है, हमने वहाँ पे भी लिखा था स्टील से ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी, स्टील की ग्लास वूल से ज़्यादा होती है और आपकी ग्लास वूल की कंडक्टिविटी आपके रिफ्रैक्टरी ब्रिक से कम होती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक की अगर हम बात करें तो 1 हो जाती है, कॉपर वगैरह की बात करें तो 100 में 200 इतनी चलती है। ग्लास वूल की अगर हम बात करें तो 0.038 के आसपास या 75 के आसपास हो जाती है। तो सबसे कम कंडक्टिविटी आपकी ग्लास वूल की है। ठीक है, के ग्लास वूल इज लीस्ट। ठीक है, सबसे कम ग्लास वूल की है, देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्लास वूल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग उसे वापस से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है उससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।